हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप सो तुम लोग सब फाइन रहोगे। मैं बता दूं, मैं भी यहाँ पे फाइन हूँ। तो आज के सेशन में हम लोग मिल रहे हैं आपके सेकेंड चैप्टर का फर्स्ट यूनिट कवर करने के लिए। उसका एक पार्ट मैंने यूट्यूब पे डाला है, तुम लोग को सबको अच्छा लगा ही होगा। अभी सेकेंड पार्ट से शुरुआत करते हैं। सेकेंड पार्ट में हम लोग क्या शुरू करेंगे, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड मुझे पता है तुम लोग को 12th स्टैंडर्ड में था, पर ये एक एग्जैक्ट सिचुएशन से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। सपोज मेरी नई नई शादी हुई, ठीक है, और मुझे मेरी बीवी का फ़ोन आता है। ये देखो, ऐसे फ़ोन आया, मैंने फ़ोन उठाया, हाँ बोलो। तो उसने बोला सामने से कि परफ्यूम लेना है आपके लिए। तो मैं बोला ठीक है, फिर प्रॉब्लम क्या है, आप जो पहले परफ्यूम यूज़ करते थे उसका कॉस्ट बढ़ गया है। तो मैं बोलूँगा फिर सस्ता वाला देख कोई, क्योंकि मैं कंजूस हूँ, ऑब्वियसली मैं सस्ता वाला ही ढूंढूंगा। तो उसने बोला क्यों, आपकी इनकम कम हुई क्या। मैंने बोला नहीं, मेरी इनकम तो ये महीने उतनी आने वाली है। फिर क्या आपका टेस्ट चेंज हुआ है, नहीं। फिर क्या आप न्यू फैशन में आने चाहते हो, नहीं। मैं बोलूँगा अरे इतने सवाल पूछना बंद कर, मैं जो बोल रहा हूँ वो कर, जिसका प्राइस कम हुआ है वो लेकर आ। समझ में आया क्या हुआ, सिचुएशन समझ में आया। मेरा और मेरी बीवी का झगड़ा चल रहा है यार, ठीक है। ये झगड़े से आपको ये बताना चाहता था कि अगर आप मेरा बिहेवियर ऑब्जर्व करोगे तो जैसे ही मैं जो परफ्यूम यूज़ करता था उसकी प्राइस बढ़ गई, तो मैंने दूसरा सस्ता वाला ढूंढने की कोशिश की। अभी मैंने उसकी डिमांड कम कर दी, वो चीज़ खरीदी नहीं, बराबर। वो चीज़ मैंने खरीदी नहीं, मतलब वो चीज़ की डिमांड कम हो गई। मतलब अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल कैसे आपको पता चला, मैंने मेरी बीवी को बोला बाकी कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, तू मैं जितना बोल रहा हूँ उतना ही कर। प्राइस बढ़ गई है तो तू क्वांटिटी कम डिमांड कर। समझा। एकदम इंटरेस्टिंग एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन किया, आपको बहुत अच्छा लगा होगा। दूसरों की लगती है तब हमको बहुत अच्छा लगता है, पर ठीक है। अभी एग्जांपल से ये समझने की कोशिश कीजिए कि लॉ ऑफ डिमांड एग्जैक्टली वर्कआउट कैसे होता है। जैसे ही प्राइस बढ़ी, कंज्यूमर क्या है, वो डिसाइड करता है कि भाई ये गुड बाय करना है कि नहीं, और उस हिसाब से उसका बिहेवियर जो है वो चेंज करता है। वो ऐसे प्रोडक्ट पे शिफ्ट हो जाता है कि जिसकी प्राइस कम है। क्लियर हुआ एकदम। तो और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ ये एग्जाम्पल में, बाकी जो भी परफ्यूम्स थे एज अ सब्सटीट्यूट उनका भी प्राइस चेंज नहीं हुआ था। हम जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में सिटीरेस पेरिबस अजम्पशन यूज करते हैं वो मैंने यहाँ पे यूज किया। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, बाकी की चीजें वैसी की वैसी। फिर वो मेरी बीवी का झगड़ा हो कि कुछ भी हो, पर बाकी की चीजें वैसी की वैसी ही। क्लियर एकदम। अभी मैंने ये लेक्चर में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात की है, मुझे बच्चों का सजेशन आया था कि सर आप जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हाईलाइट करते जाओ। ये टेक्स्ट बुक में मैंने इंस्टीट्यूट के एडिट नहीं किया है, मैंने ये स्क्रीन पे जैसे हाईलाइट करते हैं वैसे टाइप्स किया है। मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं है कि इंस्टीट्यूट की बुक की कॉपीज बनाओ, तो ये बात ध्यान में रख के ही मैंने ये चीज़ की है। क्लियर है एकदम। चलो आगे। लॉ ऑफ डिमांड मतलब क्या। लॉ ऑफ डिमांड जैसे कि मैंने आपको बोला, जैसे ही प्राइस बढ़ी क्वांटिटी डिमांडेड फॉल हो गया। क्वांटिटी डिमांडेड शब्द बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी एक्सप्लेन करता हूँ, या आगे इस कंसेप्ट पे आएंगे वापस, पर अभी शॉर्ट में एक्सप्लेन करके रखता हूँ। प्राइस के हिसाब से जब डिमांड चेंज होती है ना, तो उसको हम लोग क्वांटिटी डिमांडेड राइजन और फॉलन ऐसे बोलते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड शब्द यूज करते हैं। और जब बाकी के डिटरमिनेंट्स की वजह से डिमांड चेंज होता है तब हम डिमांड का चेंज बोलते हैं। डिमांड विल राइज और डिमांड विल फॉल, इंक्रीज और डिक्रीज, सॉरी फॉल और राइज नहीं, इंक्रीज और डिक्रीज वहां पे वर्ड आता है। तो क्लियर हुआ। बाकी के अगर डिटरमिनेंट्स है तो इंक्रीज डिक्रीज, अगर सिर्फ प्राइस है तो एक्सपांशन या कॉन्ट्रैक्शन, मतलब राइज या फॉल। क्लियर है एकदम, एकदम सिंपल है। क्लियर। चलो आगे टेक्स्ट बुक रीडिंग के साथ कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला था पिछले लेक्चर में कि आपका टेक्स्ट बुक भी कवर होना चाहिए।
तो टेक्स्ट बुक रीडिंग के साथ कंटिन्यू करते हैं. Most of us have an implicit understanding of the law of demand. The law of demand is one of the most important laws of economic theory. ये लॉ ऑफ डिमांड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है? जब सबसे ज्यादा तो जो घर गृहस्थी में है उनके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको सब चीजें खरीदनी है, उनको उनका बजट बनाना है. अभी मैं मेरा एग्जांपल ले लो. सपोज मेरी नई नई शादी हुई, मुझ पे खर्चा बढ़ गया. हंसो हंसो. मेरी शादी हुई मतलब तुम खुश होने का. तो मेरी शादी हो गई तो मुझ पे खर्चा बढ़ा. अभी मैं खर्चा बढ़ा और जैसे ही मार्केट में प्राइसेस के गुड्स के दाम बढ़े, मैं क्या करूंगा? मेरा डिमांड शिफ्ट कर दूंगा. क्लियर एकदम? चलो आगे. द लॉ स्टेट्स द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ प्रोडक्ट एंड प्राइस. माइक्रो इकोनॉमिक्स ना वो छाना है. वो क्या करता है? जब तुम दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन समझ रहे हो ना, तो बाकी चीजों को कांस्टेंट पकड़ लो. क्लियर? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये लॉ ऑफ डिमांड आता है. तो लॉ ऑफ डिमांड ने क्या बोला है कि जब ये लॉ ऑफ डिमांड में तुम लोग रिलेशनशिप पढ़ोगे क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में और प्राइस के बीच में. क्लियर हुआ? चलो आगे. According to the law of demand, other things being equal, if the price of a commodity falls, the quantity demanded of it will rise. यहाँ पे भी fall और rise use किया है. Clear एकदम? And if the price of a commodity rises, its quantity demanded will decline. जैसे अभी मेरी शादी के एग्जांपल में हुआ, परफ्यूम का कॉस्ट बढ़ गया तो मैंने उसकी डिमांड कम कर दी. क्लियर हुआ? Thus there is an inverse relationship. मैंने वो हाईलाइट किया है, आप क्या भी टेक्स्ट में हाईलाइट कर सकते हो. इनवर्स रिलेशनशिप है, उल्टा. क्लियर? सॉरी, मॉड्यूल में इनवर्स रिलेशनशिप है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. सिटीरियस पेरिबस. सिटी की बस में ट्रैवल करने का. अदर थिंग्स बीइंग इक्वल. सिटीरियस पेरिबस. आगे. The other things which are assumed to be equal or constant are the prices of related commodities. ये तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं, मैं तुमको वही बता दूं. जो भी डिटर्मिनेंट्स होंगे वो सब इक्वल. फिर उसमें तुम लोग प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स बोल सकते हो. फिर प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट, वो रिलेटेड गुड्स में आ गया. इनकम ऑफ द कंज्यूमर बोल सकते हो. फिर उसके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस बोल सकते हो. फैशन XYZ सब डिटर्मिनेंट्स पकड़ लो. समझ में आया? आगे फिर ये पार्ट रीड नहीं करते हैं. ठीक है, चलो नहीं कर ही लेते, खत्म कर देते. इफ दीज फैक्टर्स विच डिटरमाइन डिमांड ऑल्सो अंडरगो चेंज, देन द इनवर्स प्राइस डिमांड रिलेशनशिप मे नॉट होल्ड गुड. अगर ये चेंज होगा, अगर कोई भी फैक्टर जो कांस्टेंट रखा है मैंने चेंज होगा, उसके से डिमांड अफेक्ट हुई, तो फिर मैं प्राइस और डिमांड का रिलेशन ही ढूंढ नहीं पाऊंगा. क्लियर एकदम? चलो आगे. सॉरी. For example, if the income of a consumer increase, then increase in the price of a commodity may not result in a decrease in the quantity demanded of it. अभी वो मेरा ही एग्जांपल स्टार्टिंग का ले लेते. सपोज जब मेरी वाइफ ने कॉल किया मुझे ही कॉल किया. जब मेरी वाइफ ने मुझे कॉल किया तो मैंने मेरी वाइफ को बोला कि परफ्यूम दूसरा ले ले. अगर वही सपोज मेरी वाइफ का फोन आने से पहले 5 मिनट पहले क्या हुआ, मुझे मेरे बॉस ने केबिन में बुलाया और बोला, मनन तू बहुत अच्छा काम करता है, तेरी सैलरी आज से बढ़ा दी मैंने. मैं खुश एकदम. मेरी बीवी का फोन आया, कौन सा परफ्यूम लूं, ये परफ्यूम तो महंगा हो गया. मैं बोलूंगा कोई नहीं, आज से महंगा परफ्यूम भी लेंगे. क्यों? क्योंकि मेरी इनकम बढ़ गई आज से. क्लियर हुआ एकदम? तो अगर इनकम मेरी बढ़ी तो प्राइस बढ़ने से मुझे कुछ अफेक्ट नहीं होगा. क्लियर हुआ एकदम? चलो आगे. For example, if income of consumers increase, then an increase in the price of a commodity may not result in a decrease in the quantity demanded of it. Thus, the constancy of these other factors is an important assumption of the law of demand. ये important assumption है law of demand का. तुमने सीखा है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में जितने भी लॉ फॉर्म होते हैं वो सब assumption पे बेस्ड होते हैं. आगे. Definition of the law of demand. Important तारे मार्क करो, स्टार मार्क करो. इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इनके वर्डिंग्स के ऊपर से आपको एमसीक्यू पूछा जा सकता है. प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल डिफाइंड द लॉ दस, द ग्रेटर द अमाउंट टू बी सोल्ड, ज्यादा अगर मुझे सेल करना है, मतलब डिमांड ज्यादा क्रिएट करनी है मार्केट में, द स्मॉलर मस्ट बी द प्राइस, उतनी प्राइस मुझे कम रखनी पड़ेगी. एट विच इट इज ऑफर्ड इन ऑर्डर दैट इट मे फाइंड परचेज, और इन अदर वर्ड्स द अमाउंट डिमांडेड इट में फाइंड परचेज मतलब क्या? वो मार्केट में उसको परचेज मिलेगा. ये मोबाइल फोन एक एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं. ये मोबाइल फोन सपोज मुझे मार्केट में ज्यादा सेल करना है तो इसकी प्राइस में कम कर दूंगा तो इसको बायर्स मिलने शुरू हो जाएंगे. क्लियर एकदम? आगे.
It may find purchasers, or in other words, the amount demanded increases with the fall in price and diminishes with the rise in price. ये वही लॉ ऑफ डिमांड का रिलेशन बता रहे हैं. अल्फ्रेड बाबा है, उनको इज्जत दो, उनकी डेफिनेशन 2-3 बार रीड करो, नहीं समझा मुझे वापस पूछना, मैं वापस एक्सप्लेन करूंगा. आगे भाई इकोनॉमिक्स में ना सिर्फ सीख के खुजली पूरी नहीं होती, आगे उस पर एनालिसिस भी करना होता है. तो एनालिसिस के लिए 2 चीजें तुमको दी. एक टेबल दिया है, उसको हम शेड्यूल बोलेंगे. अच्छी भाषा वापरनी ना, इंस्टीट्यूट ने बोला ना अच्छी भाषा वापरनी, तो शेड्यूल वर्ड यूज करेंगे टेबल को. और दूसरा डिमांड कर्व, मतलब उसको ग्राफ पे प्लॉट करना है आपको, तो उसको मैं डिमांड कर्व बोलूंगा. दोनों भी रीड करेंगे. पहले डिमांड शेड्यूल पढ़ लेते हैं. डिमांड शेड्यूल मतलब क्या? अ डिमांड शेड्यूल इज अ टेबल विच प्रेजेंट्स द डिफरेंट प्राइसेस ऑफ अ गुड and corresponding quantity demanded per unit of time. Per unit of time is important. मैंने तुमको स्टार्टिंग में भी बताया था कि टाइम के हिसाब से डिमांड चेंज होती है, पीरियड ऑफ टाइम के हिसाब से डिमांड डिटरमाइन होती है. टू इलस्ट्रेट द रिलेशन बिटवीन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी quantity of a commodity demanded and its price, we make a hypothetical data for prices and quantities of commodity X. A demand schedule is drawn upon the assumption that all other influences, assumption है यहाँ पे, all other influences remain unchanged. It thus attempts to isolate the influence exerted by the price of the good upon the amount sold. इतनी जड़ भाषा में बोला, एकदम सिंपल भाषा में तुमको बोलता हूँ कि एकदम सिंपल. मैंने बाकी चीज़ों को इक्वल ट्रीट कर दिया तो उनका कोई भी इन्फ्लुएंस यहाँ पे आएगा नहीं. सिर्फ प्राइस और डिमांड, ये 2 ही चीज़ें रहेगी. प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड. क्लियर हुआ? आगे अभी एक उन्होंने हाइपोथेटिकल सिचुएशन ली है. ए जो गुड है उसकी प्राइस 5 रुपीज़ है, वो 10 क्वांटिटी सोल होता है, 10 यूनिट्स डिमांड है उसकी, सॉरी. बी जो है 4 रुपीज़ पे 15 यूनिट्स है. सी है 3 रुपीज़ पे 20. डी है 2 रुपीज़ पे 35 और ई है 1 रुपीज़ पे 60. जैसे प्राइस में फॉल आते गया डिमांड जो है वो बढ़ती गई. क्लियर हुआ? When the price of commodity X is ₹5 per unit, सॉरी ये एक ही कमोडिटी का प्राइस दिया, उसके पास अलग अलग सिचुएशन लिए, कमोडिटीज नहीं हो ABCD की. When the price of commodity X is ₹5 per unit, the consumer purchases 10 units of the commodity. When the price falls to, अगर वही सेम कमोडिटी का प्राइस 4 रुपए हो गया तो 15, फिर अगर 3 रुपए हो गया तो 20, 2 पे 35 यूनिट्स, और 1 रुपए अगर प्राइस रखोगे तो 60 यूनिट्स लोग लेके जाएंगे, डिमांड करेंगे. Similarly, when the price further falls, the quantity demanded by him goes on rising until at price ₹1, the quantity demanded by him rises to 60 units. पहले था 10 यूनिट 5 रुपए पे, अभी 1 रुपए पे 60 यूनिट्स तक पहुंच गया है. प्राइस कम की डिमांड बढ़ेगी. आगे The above table depicts an inverse relationship between price and quantity demanded. As the price of the commodity X goes on rising, its demand goes on falling. ये अपन ने पहले ही सीख लिया लॉ ऑफ डिमांड में, वो मेरे फोन के एग्जांपल से. डिमांड कर्व, तुम लोग दो एक्सेस वाला ग्राफ बनाओगे जिसमें तुम लोग एक्स एक्सिस जो होता है स्लीपिंग लाइन, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड प्लॉट करोगे और वाई एक्सिस पे प्राइस ये करोगे, प्लॉट करोगे. तो फिर तुम लोग धीरे धीरे तुम्हारा ग्राफ जब प्लॉटिंग करोगे तो तुम देखोगे कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप कर रहा है, नीचे. उसका रीजन क्या है वो भी आगे सीखेंगे, पर अभी के लिए सीख लो कि डिमांड कर्व नीचे स्लोप करता है, नीचे. क्लियर हुआ? आगे अ डिमांड कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिमांड शेड्यूल. डिमांड शेड्यूल को ही ग्राफ में कन्वर्ट कर दिया. इट इज ऑब्टेन्ड बाय प्लॉटिंग अ डिमांड शेड्यूल. We can now plot the data from table 1 on a graph with price on vertical axis and quantity on horizontal axis. We can now plot, ये हो गया. In figure 1 we have shown such a graph and plotted the 5 points corresponding to each price quantity combination shown in table 1. Table 1 में उन्होंने डिमांड कर्व ड्रॉ करके बताया है. टेबल 1 नीचे जाएंगे अपन. Point A shows the same information as the first row of table that at ₹5. सेम इन्फॉर्मेशन को प्लॉट किया. ये रीडिंग स्किप किया तो भी चलेगा, डायरेक्ट ग्राफ पे आ जाओगे. सिंपल है ना, बहुत ज़्यादा सिंपल है और इसमें तुम स्कोर भी कर सकते हो. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देके सीखना. और तुमको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे ये लोग, बहुत कम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आएंगे.
तुमको एनालिटिकल माइंड अप्लाई करना है। एनालिटिकल माइंड कैसे अप्लाई करते हो भी मैं उसके लिए भी एक वीडियो डालने वाला हूँ, उसमें वो भी तुमको एक्सप्लेन करूंगा कि एमसीक्यू सॉल्व करते टाइम पे एनालिटिकल माइंड कैसे यूज करना है। तो ये तुम्हारे सामने है डिमांड कर्व। डिमांड कर्व पहले शुरू होता है 5 रुपए के प्राइस पे, 10 क्वांटिटी डिमांडेड और धीरे धीरे डाउनवर्ड स्लोप हो रहा है। क्लियर हुआ? नीचे जाते जाते आगे। वी नाउ ड्रॉ अ स्मूथ कर्व थ्रू दिस पॉइंट्स। पॉइंट प्लॉट कर दिए, उसमें से कर्व निकाल दिए। द कर्व इज कॉल्ड द डिमांड कर्व फॉर कमोडिटी एक्स। कर्व को मैं डिमांड कर्व बोलूंगा। इट हैज अ नेगेटिव स्लोप। नेगेटिव क्यों भाई? नीचे जाते जा रहा है ना, तो नेगेटिव। जो नीचे जाता है, जैसे आपके रिजल्ट का ग्राफ नीचे जाते अगर गया, भगवान करे ऐसा ना हो, पर अगर आपके रिजल्ट का ग्राफ ड्रॉप डाउन हो तो उसको मैं नेगेटिव ग्राफ बोलूंगा। द कर्व पर मेरे स्टूडेंट्स का सबका पॉजिटिव ग्राफ होने वाला है। जितने भी ये बच्चे देख रहे हैं सब पास होने वाले और सबका पॉजिटिव ग्राफ आने वाला है। अगर आपको पसंद आया कि मैंने आपको बोला पास होने वाले हो तो प्लीज एक लाइक कर देना, क्योंकि तुमने लाइक किया तो तुम जरूर पास होगे। मजा करो, पर अगर सच में तुमको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, मेरी इस बात के लिए लाइक कर देना, और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बताओ कि सर ऐसे और वीडियोस रिलीज करो, तो मुझे इतना उत्साह आएगा और मैं इतने एंथुजियाज्म से अगला और एक चैप्टर डाल दूंगा ताकि आपको प्रॉपर स्टडी करने मिले। क्लियर हुआ? तो प्लीज फॉलो भी कीजिए हमारा चैनल, सब्सक्राइब कीजिए उसको और बेल आइकन प्रेस कीजिए। वो घंटी होती है ना, वो बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिले। आगे, the curve shows the quantity of X that a consumer would like to buy at each price। वो 5 ABCDE था ना, वो प्राइसेस दिए थे, ये प्राइस पे इतना क्वांटिटी डिमांडेड, ये प्राइस पे इतना, तो उन्होंने प्लॉट किया। Its downward slope indicates that the quantity of X demanded increases as its price falls। लॉ ऑफ डिमांड को ही बताता है कि जैसे प्राइस कम हुआ क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ते गया। Briefly put, more of a good will be purchased, more of a good will be purchased। गुड एक ज्यादा परचेज होगा at a lower price। क्लियर है? एकदम सिंपल है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। सिर्फ इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल का थोड़ा सा लैंग्वेज हार्ड है, और लैंग्वेज भी इसलिए हार्ड है क्योंकि स्टूडेंट्स तुम लोग सीए फील्ड में एंटर हुए हो, तुम लोग प्रोफेशनल्स हो, तुम्हारा नॉलेज पे क्या, तुम्हारा लैंग्वेज पे प्रॉपर कमांड होना चाहिए। तुमको प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ इंस्टीट्यूट खड़ा करना चाहती है, जिसकी वजह से इंस्टीट्यूट ने लैंग्वेज हाई लेवल का रखा है। तो हाई लेवल को गाली ना देते हुए हाई लेवल को अडॉप्ट करने की कोशिश करो ताकि तुम वो लेवल मैच कर सको और फिर तुम लोग भी डेवलप हो सको। आगे, briefly put, more of a good will be purchased at lower prices। Thus the downward sloping demand curve is in accordance with the law of demand, which as stated above describes an inverse प्राइस डिमांड रिलेशनशिप। अब तक रट्टा मार के मतलब समझ में आ गया होगा, ये चीज एक दिमाग में बैठ गई होगी। इनवर्स रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है। क्लियर हुआ? एकदम सिंपल। चलो आगे। डिमांड कब हो गया? अभी मार्केट डिमांड कब पड़ते, ये तो हमने एक इंडिविजुअल के एंगल से देखा। तुमको था मार्केट डिमांड शेड्यूल्ड भी था और मार्केट डिमांड कर्व भी था तुमको। नहीं, मार्केट डिमांड शेड्यूल्ड ही है पहले, तो तुमको ये टेक्स्ट बुक में 12th स्टैंडर्ड में था। अभी तक हम लोगों ने एक इंडिविजुअल के एंगल से देखा, अभी हम लोग मार्केट के एंगल से देखेंगे। इन लोगों ने मार्केट में 3 जन खड़े कर दिए, PQR, और तीनों का रिस्पॉन्स बताया। हर एक प्राइस लेवल सेम लिया, सेम कमोडिटी ली। डायरेक्ट मैं वो टेबल पे आ जाता हूँ, इसका रीडिंग नहीं करता हूँ। तो जब प्राइस 5 रुपीज़ था तब पी ने डिमांड किया 10 क्वांटिटी। क्यों? बेचारा थोड़ा गरीब था या फिर नहीं पसंद था उसको ये गुड, तो उसने 8 ही क्वांटिटी डिमांड किया। ये मेरा स्टेटमेंट गलत नहीं होगा? गरीब था, उसको नहीं पसंद था। इधर तो हम वो सब चीज़ें कंसिडर ही नहीं कर रहे। क्लियर? फिर क्यू 8 ही क्वांटिटी डिमांड करेगा, आर जो है वो 12 यूनिट्स डिमांड करेगा, टोटल 30 होगी। फिर 4 पे वही पी की डिमांड बढ़ जाएगी 5 से, क्यू की डिमांड बढ़ जाएगी 4 से, और आर की डिमांड बढ़ जाएगी 6 से। अभी तुम अगर कंपैरिजन देखोगे, पी की डिमांड जो है वो 5 यूनिट से इंक्रीज हुई है, क्यू की डिमांड 4 यूनिट से, और आर की डिमांड जो है वो 6 यूनिट से इंक्रीज हुई है। यहाँ पे देखने जैसा ये है कि कौन ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव है। ऑलमोस्ट सबकी 50% से डिमांड इंक्रीज हुई है, मतलब सबकी डिमांड पहले 100 होगी तो बाद में उनकी डिमांड 150 हो गई है। तीनों भी सिमिलर लाइंस पे प्राइस सेंसिटिव बताए। प्राइस सेंसिटिव मतलब क्या? जो प्राइस चेंज होने के हिसाब से अपना जो बिहेवियर है वो चेंज करेगा।
माइजर लोगों को, मतलब चिंगूस लोग जो होते हैं ना, वो प्राइस थोड़े से चेंज हुआ ना तो वो ज़्यादा डिमांड चेंज करते हैं। इसके ऊपर भी अपन आएंगे बाद में, है मज़ा आएगा वो कवर करने में। आगे इसका रीडिंग डिटेल नहीं करता हूँ क्योंकि रीज़न बिहाइंड इट सिंपल है। उन्होंने मैंने जो एनालिसिस बोला है वही है, सेम मार्केट के एंगल से बोला है। अभी मार्केट डिमांड कर्व, सेम इंडिविजुअल डिमांड कर्व जैसे पढ़ा था वैसे मार्केट डिमांड कर्व, मार्केट के एंगल से डिमांड का ग्राफ मैंने वहाँ पे लिख के रखा है ताकि तुमको थोड़ा सा फैमिलियर लगे, हिंदी लैंग्वेज में थोड़ा सा तुमको प्रॉपर एक्सप्लेन हो। क्लियर है? आगे बढ़े। मार्केट डिमांड कर्व, इफ यू प्लॉट द मार्केट डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड शेड्यूल को ही प्लॉट किया ऑन अ ग्राफ, वी गेट द मार्केट डिमांड कर्व। फिगर 2 shows the market demand curve for commodity X. The market demand curve, like the individual demand curve, slopes downwards, नीचे slope करता है, to the right, downwards towards right, हाँ, towards left नहीं, towards right, याद रखने का, because it is nothing but the lateral summation of individual demand curves. Lateral summation मतलब क्या? टोटल, ये वो इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स का टोटल है। तो इंडिविजुअल ने भी, हर एक इंडिविजुअल ने वैसे ही बिहेव किया तो टोटल मार्केट डिमांड कर्व भी वैसे ही बिहेव करेगा। तीनों का टोटल सेम आया, सेम आया एज इन तीनों के टोटल का बिहेवियर सेम था। एकदम सिंपल है समझने के लिए। आगे, बिसाइड एज द प्राइस ऑफ गुड फॉल्स, इट इज वेरी लाइकली दैट न्यू बायर्स विल एंटर द मार्केट which will further raise the quantity demanded of the good. एकदम सिंपल है। उन्होंने क्या बोला? एज प्राइस फॉल्स, न्यू बायर्स एंटर होंगे, न्यू बायर्स वो मार्केट कॉन्कर करेंगे और न्यू बायर्स वो मार्केट में जाएंगे जिसके वजह से क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ तक सब सिंपल था। मैंने इतने इंटरेस्टिंग तरीके से सिखाया है, मुझे पता ही कि तुमको सब सिंपल गया होगा। फिर भी अगर तुमको कुछ भी डाउट है तो मैं मेरा नंबर ड्रॉप कर रहा हूँ ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, मैं कैसे भी तुमको एक्सप्लेनेशन दूंगा। क्लियर? एकदम सिंपल है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है इसमें। और तुम लोग अगर समझने की कोशिश करोगे तो तुमको सिंपल जाएगा। 12th का ही है, सिर्फ लैंग्वेज थोड़ी सी मॉडिफाइड। नॉर्मली द डिमांड, अभी रैशनल ऑफ द डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड ऐसा क्यों है? तुम्हारे पेरेंट्स पूछते हो ना, तू ऐसा क्यों है? वैसे लॉ ऑफ डिमांड ऐसा क्यों है? तो लॉ ऑफ डिमांड क्यों नीचे स्लोप करता है, डाउनवर्ड्स क्यों स्लोपिंग है, उसके पीछे के रीजंस यहाँ पे दिए। सीए के फील्ड में आपको हर एक चीज एनालिसिस करनी है तो आपको उसका क्यों जानना बहुत जरूरी है। एक बार वो क्यों दिमाग में लग गया ना, फिर लाइट पेटती दिमाग की और फिर प्रॉपरली वो ध्यान में रहता है। कंसेप्चुअल नॉलेज के हिसाब से जाओ, रट्टा मत मारो ये इफेक्ट्स की वजह से ऐसा है। कंसेप्चुअल नॉलेज वाइज जाओ, तुमको सब याद रहेगा अपने आप, तुमको लर्न करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं मेरे स्टूडेंट्स को ऐसे ही ट्रेन करता हूँ, उनको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ती, कंसेप्चुअली सब याद रखते हैं। तो तुम भी वैसे ही कंसेप्चुअली सब याद रखो। आगे, नॉर्मली द डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स, दिस मीन्स पीपल बाय मोर एट लोअर प्राइसेस। प्राइस जब लो रहेगी तब लोग ज्यादा बाय करेंगे। वी शैल नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई डू डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड, क्यों ऐसा नीचे क्यों स्लोप करता है। Different economists have given different explanations for the operation of law of demand. अलग अलग लोगों ने अलग अलग explanations दिए। सबसे पहला तो है law of DMU। law of DMU क्या रहता है? अच्छा चलो यूटिलिटी है। यूटिलिटी मतलब कोई चीज़ की वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी, वो कितनी वो चीज़ वांट सेटिस्फाई कर सकती है वो। अभी यूटिलिटी के हिसाब से ही मैं खरीदूंगा, यूटिलिटी मेरे डिमांड का बेस है। तो भाई अगर मुझे, तुम लोगों ने और एक लॉ सीखा था 12th स्टैंडर्ड में, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी था, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। उसमें तुम लोगों ने प्राइस और यूटिलिटी को कंपेयर किया था और फिर तुम लोगों ने देखा था कि मैं कितना खर्च करूंगा तो मुझे मैक्सिमम यूटिलिटी मिलेगी कौन सी कमोडिटी में। तो उस हिसाब से क्या होता है ना, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ढूंढता है कि कहाँ तक मेरी वांट सेटिस्फाई होती है कम से कम पैसे में। इक्विलिब्रियम मतलब ऐसा पॉइंट जहाँ पे वो कॉन्टैक्ट पे आए, प्रॉपर कॉन्टैक्ट में बैठे, उसके बजट में वो प्रॉपर बैठे। क्लियर हुआ? जहाँ पे उसकी इनकम या उसकी प्राइस और उसकी डिमांड मैच हो, वो उसका इक्विलिब्रियम आ गया। तो वो एक पॉइंट पे पहुंचने की कोशिश करेगा। तो इस वजह से लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है डिमांड कर्व को। कैसे अफेक्ट करता है वो देखते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, अ कंज्यूमर इज in equilibrium, that is maximize his satisfaction when the marginal utility of commodity and its price equalize. जब मार्जिनल यूटिलिटी एक कमोडिटी की और उसकी प्राइस इक्वल रहेगी तब वो खरीदेगा। अभी मुझे यूटिलिटी कम मिल रही, या फिर ऐसा पकड़ो यूटिलिटी कांस्टेंट है, प्राइस बढ़ गया,
मेरा कंपैरिजन तो हिल गया ना, अभी मैं नहीं खरीदूंगा, जा नहीं खरीदने का, सिंपल एकदम। आगे, अकॉर्डिंग टू मार्शल द कंज्यूमर हैज डिमिनिशिंग यूटिलिटी फॉर ईच एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी एंड देयरफॉर ही विल बी विलिंग टू पे ओनली लेस फॉर ईच एडिशनल यूनिट। एकदम लॉजिकल चीज बोली मार्शल सर। क्या कहते हैं कि अभी तुम लोग को पता है, तुम जैसे जैसे कंज्यूम करना शुरू करोगे वैसे वैसे तुम्हारी यूटिलिटी जो है वो कम होते जाएगी। मैंने 12th में सेम एग्जांपल लिया था, वापस तुमको एक सेम एग्जांपल लेते हैं। इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। सपोज मेरी नई नई शादी हुई है और मुझे ससुराल में खाना खाने के लिए बुलाया। अभी खाना खाने के लिए बुलाया, खिलाया, फिर एक हद के बाद ना ठीक है मेरा पेट भर गया, पर ससुराल वाले बहुत प्यार करते थे मुझसे, तो और खिलाया और क्या हो गया, फिर दूसरे दिन मैं पूरे दिन वॉशरूम में से ही बाहर नहीं आया। ये डिस यूटिलिटी हो गई। मैं जैसे जैसे खाना खाते जा रहा था, वो खाने का एक एडिशनल निवाला जो है उसकी यूटिलिटी मेरे लिए कम होते जा रही थी, पर मेरे ससुराल वालों का प्यार है जो कि कम ही नहीं हो रहा था, तो उस वजह से वो प्यार दूसरे दिन बाहर आया, दूसरे इससे बाहर आया वो दूसरे दिन। क्लियर हुआ एकदम। तो ऐसे ही अल्फ्रेड मार्शल ने भी एक्सपीरियंस किया होगा शायद। तो उन्होंने ऐसा बोला कि जितना एक आदमी एडिशनल कंज्यूम करेगा उतना उसकी यूटिलिटी कम होती जाएगी, तो ऑब्वियसली वो कम ही पे करेगा ना जब उसकी प्राइस और यूटिलिटी को कंपेयर कर रहा है तब। सिंपल एकदम। आगे वापस मार्शल वाला लाइन रीड कर रहा हूँ, गौर से देखना। अकॉर्डिंग टू मार्शल द कंज्यूमर हैज डिमिनिशिंग यूटिलिटी फॉर ईच एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी एंड देयरफॉर ही विल बी विलिंग टू पे ओनली लेस फॉर ईच एडिशनल यूनिट। वो कम पे करने की इच्छा रखेगा। आगे, अ रैशनल कंज्यूमर विल नॉट पे मोर फॉर लेसर सेटिस्फैक्शन। कम सेटिस्फैक्शन के लिए ज्यादा पैसे कौन देगा? येड़े लोग ही देंगे, रैशनल लोग नहीं देंगे। He is induced to buy additional units only when the prices are lower. वो कब बाय करेगा? जब प्राइसेस कम हो जाएंगे, तब उसका जो कंपैरिजन करता है वो यूटिलिटी, एडिशनल यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो, और उसकी प्राइस जब वो कंपेयर करता है तब वो देखेगा कि भाई प्राइस कम हो रही है तो वो एडिशनल परचेज करेगा। The operation of diminishing marginal utility and the act of the consumer to equalize the utility of commodity with its price result in a downward sloping demand curve. जो ये ऑपरेशन है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का, कि यूटिलिटी कम होते जाती है एडिशनल यूनिट से, वो, और दूसरा कंज्यूमर का बिहेवियर जिससे वो प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी कंपेयर करता है, दोनों से भी डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप करता है। आगे, प्राइस इफेक्ट। यहाँ पे स्टूडेंट्स मेरा हाईलाइट करना रहेगा है कुछ टेक्निकल वजह से, तो बेयर विथ मी, थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़ो, मैं भी इसको ध्यान दे के एक्सप्लेन करूँगा, तो हाईलाइट नहीं हुआ है तो बेयर विथ मी। आगे, प्राइस इफेक्ट। द टोटल फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू एन इंक्रीज इन प्राइस इज टर्म्ड एज प्राइस इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट क्या होता है? प्राइस क्या क्वांटिटी डिमांडेड पे इफेक्ट करती है, वो प्राइस की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड पे जो इफेक्ट होता है वो, यही तो मेन रीजन है। क्लियर एकदम। आगे, द लॉ ऑफ डिमांड कैन बी डब्ड एज नेगेटिव प्राइस इफेक्ट। प्राइस का जो नेगेटिव इफेक्ट गिरता है, प्राइस का जो नेगेटिव इफेक्ट गिरता है डिमांड पे, उस वजह से उसको नाम क्या दिया है? नेगेटिव प्राइस इफेक्ट, उल्टा नेगेटिव। द प्राइस इफेक्ट मैनिफेस्ट विथ सम एक्सेप्शंस इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करो अपने मॉड्यूल में। The price effect manifests itself in the form of income effect and substitution effect. Price effect को दो छोटे छोटे बच्चों में बांटा गया है, substitution effect और income effect. Substitution effect पहले देख लेते हैं। Hicks and Allen have explained the law in terms of substitution effect and income effect. When the price of a commodity falls, it becomes relatively cheaper than other commodities. Example के साथ substitute. Starting वाला तुम लोगों को जो example लिया था, मैं ऐसे फोन पे से बात कर रहा था मेरी बीवी से, तब मैंने क्या किया, वो जब जो मेरा परफ्यूम था उसका प्राइस बढ़ा तो दूसरा परफ्यूम उतने ही प्राइस पे मुझे सस्ता लगा, तो मैंने तुरंत वो गुड़ को सब्सटीट्यूट कर दिया। ऐसे ही जब एक गुड़ की प्राइस कम होगी तो अपने आप महंगे गुड़ से सस्ते गुड़ की तरफ लोग शिफ्ट हो जाएंगे। एकदम क्लियर। आगे, हिक्स एंड एलन दो बंधु थे, उन लोगों ने ये ढूंढा है। Assuming that the prices of all other commodities remain constant, important, मैंने तुमको ये एग्जांपल देते हुए भी एक्सप्लेन किया था कि वो जो परफ्यूम में परचेज करा हो दूसरा, इसके बदले में उसका प्राइस सेम है, तो प्राइस अदर कमोडिटीज का कांस्टेंट, क्योंकि नहीं तो लॉ ऑफ डिमांड खड़ा ही नहीं रहेगा। आगे,
It induces consumers to substitute the commodity whose price has fallen for other commodities which have now become relatively expensive. दूसरी कमोडिटी जो एक्सपेंसिव हो गए उनको मैं सब्सटीट्यूट कर दूंगा दूसरी कमोडिटीज के साथ। आगे, the result is that total demand for the commodity whose price has fallen increases. जिसका प्राइस कम हो गया उसकी टोटल डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। इसको सब्सटीट्यूशन इफेक्ट बोलेंगे। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट कब काम करता है फ्रेंड्स? जब दूसरे कमोडिटी का प्राइस हिला नहीं तो लॉ ऑफ डिमांड का कुछ मतलब ही नहीं बनेगा। तो सब्सटीट्यूट करते लोग जिसकी वजह से डिमांड कब डाउनवर्ड स्लोप होता है। इनकम इफेक्ट, when the price of a commodity falls the consumer can buy the same quantity of the commodity with lesser money, income remaining same। एक एग्जांपल वापस, वो परफ्यूम वाला एग्जांपल, वो एग्जांपल से आपको पूरा लिंक ही करता हूँ, मतलब एक ही एग्जांपल से आपको सब धागे जो है वो समझ में आ जाएंगे, सुई धागा सब धागे समझ में आ जाएंगे। तो इनकम इफेक्ट पे आ जाते हैं। सपोज मेरी सैलरी रिमेनिंग द सेम, मुझे इंक्रीमेंट बॉस से मिला वो भूल जाओ, तो मेरी सैलरी रिमेनिंग द सेम, मैं पहले 2 परफ्यूम खरीदता था, अभी परफ्यूम का कॉस्ट कम हो गया वही सेम बॉटल का, अब मैं 3 परफ्यूम खरीद पाऊंगा। अब मैं फुसफुस ज़्यादा लगा के आऊँगा ऑफिस में ताकि ज़्यादा लड़कियाँ अट्रैक्ट हो ना। अभी तुम बोलोगे सर कितने गद्दार है, शादी हो गई और ज़्यादा लड़कियों को अट्रैक्ट करने के पीछे। मजाक था ये, पर ठीक है। तुम लोग मेरे एग्जांपल से समझने की कोशिश करो कि मैं परफ्यूम ज़्यादा बाय करूँगा, सेम इनकम है तो इसको इनकम इफेक्ट बोलते हैं। मैं मेरी इनकम में मेरे बजट में ज़्यादा बिठा पाऊंगा अगर चीज़ों के दाम सस्ते हो गए तो इसलिए मैं डिमांड ज़्यादा करूँगा, तो इसलिए डिमांड का स्लोप जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। The consumer can buy the same quantity of commodity with lesser money or he can buy more of the same commodity with the same amount of money। उतने ही पैसे से वो ज़्यादा खरीद पाएगा। In other words, as a result of fall in the price of commodity, consumers' real income और purchasing power, खरीदने की शक्ति, purchasing power increase हो जाएगी उसकी। This increase in the real income induces him to buy more of that commodity, इसलिए वो ज़्यादा buy करता है। Thus the demand for that commodity whose price has fallen increases. This is called income effect। इसको income effect बोलते हैं। 2 है लास्ट के, वो कवर कर लेते हैं, उसमें अभी थर्ड पे आ जाते हैं। भाई नया कंज्यूमर आ गया। एक एग्जांपल वापस, मेरी बीवी का फ़ोन आया, सेम एग्जांपल। मैंने बोला, मेरे साथ एक बंदा काम करता था, मेरी बीवी ने फ़ोन पे मुझे बोला ये परफ्यूम का ना दाम कम हो गया, तो मैंने उसको बोला ज़्यादा बॉटल खरीद। और मेरे बाजू में एक मेरा कोलीग काम करता था, उसने मुझे पूछा कि क्या हुआ, तो मैंने बोला तुझे पता है क्या ये परफ्यूम के दाम गिर गए। तो वो क्या करेगा, उसका वाला परफ्यूम छोड़ के मेरे वाला परफ्यूम खरीदेगा, शाइनिंग मारने की रहती ना, तो इसलिए वो मेरा वाला परफ्यूम खरीदेगा और वो नया कंज्यूमर वो मार्केट में अराइव करेगा। क्लियर है एकदम? तो ये अराइवल की वजह से जो है डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप करता है। When the price of a commodity falls, more consumers start buying it because some of those who could not afford to buy it earlier may now be able to buy it। वो अभी buy कर पाएंगे। This raises the number of consumers of a commodity at a lower price and hence the demand for the commodity in question। इस वजह से डिमांड जो है वो राइज हो जाती है। लास्ट है डिफरेंट यूजर्स। अभी अगर एक ही कमोडिटी है ना, वो बहुत सारे यूजेस अगर कैरी करती है, तो अगर वो बहुत सारे यूजेस कैरी करती है और सपोज वो कमोडिटी के दाम गिर गए, तो मैं जो कमोडिटी अलग अलग, सपोज चलो एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। मुझे 3 काम करने हैं, एक्स वाई जेड, ये तीनों के लिए मैं अलग अलग चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ, एक्स के लिए अलग, वाई के लिए अलग और जेड के लिए अलग। सपोज मुझे एक ऐसी चीज़ है जो ये तीनों भी काम करती है, उसका प्राइस ड्रॉप हो गया, तो मैं ये तीनों भी चीज़ें वापरना बंद कर दूंगा, वो जो जिसका प्राइस ड्रॉप हुआ है वो मैं खरीदना शुरू कर दूंगा। इज दैट क्लियर? एकदम सिंपल है। इन्होंने ऑलिव ऑयल का एग्जांपल दिया है, उससे और अच्छे से तुमको समझेगा। सर्टन कमोडिटीज हैव मल्टीपल यूजेस। इफ देयर प्राइसेस फॉल दे विल बी यूज्ड फॉर वेरिड पर्पसेस एंड देयरफॉर द डिमांड फॉर सच कमोडिटीज विल इंक्रीज। अगर ऐसी चीज़ों के दाम कम हो गए तो लोग उनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि वो ज़्यादा यूजेस के लिए यूज़ होता है, तो उस वजह से उनकी तरफ ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होंगे और उनकी डिमांड, क्वांटिटी डिमांड विल इंक्रीज। When the price of such commodities are high or rises, they will be put to limited uses only। अगर जब वो प्राइस बढ़ गया तो मैं लिमिटेड यूजेस के लिए यूज़ करूँगा, तो वो चीज़ें मैं ड्रॉप कर दूँगा।
Thus, different use of a commodity make the demand curve slope downwards, reacting to changes in price. ये रिएक्शन होता है कंज्यूमर का चेंजिंग प्राइस की तरफ. फॉर एग्जाम्पल बहुत ही मस्त है. ऑलिव ऑयल कैन बी यूज फॉर कुकिंग एज वेल एज फॉर कॉस्मेटिक पर्पजेस. So the price of olive oil rises, we can limit our usage and thus demand will fall. लिमिट क्या? सिर्फ जितना लगता है उतना ही वापर भाई, ज्यादा मत वापर. तो उस वजह से ऑलिव ऑयल की डिमांड जो है वो फॉल हो जाएगी. क्लियर है एकदम? यहाँ तक का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा आपको. आई एम वेरी श्योर मैं और इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ आने वाला हूँ. अगर आपको मुझे और एंथुजियास्टिक देखना है तो लाइक बटन प्रेस कीजिए. अगर आप सच में चाहते हो कि आपको हमारे चैनल से फ़ायदा हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए. और ये वीडियो जितने ज़्यादा जनों तक पहुंचा सको उतने ज़्यादा जनों तक पहुंचाओ, क्योंकि लॉकडाउन में जिनका स्टडी स्टॉप है हम उनको हेल्प करने के लिए फ्री डेमो लेक्चर्स डाल रहे हैं यूट्यूब पे, ताकि मैक्सिमम जन अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सके. हम सीए स्टूडेंट्स का दर्द समझ सकते हैं, उस वजह से हमने ये एफर्ट लिया है. तो जितने मैक्सिमम जनों तक पहुंचा सको उतने मैक्सिमम जनों तक पहुंचाओ. कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बोलो कि आपको वीडियो कैसा लगा, आप वीडियो के बारे में और क्या बताना चाहते हो. मुझे सिर्फ लाइक बटन प्रेस कर देने से नहीं समझेगा स्टूडेंट्स. मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि हाँ सर आप बहुत अच्छे दिख रहे थे या आपका वीडियो बहुत ही अच्छा था. मजाक कर रहा हूँ, पर वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना. अगला वीडियो शेड्यूल के हिसाब से मैं परसों रिलीज़ करूँगा. तब तक के लिए टाटा बाय बाय. स्टे होम, स्टे सेफ. बाय.